तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई चल रही थी। एक ने रिट यानी कि याचिका दाखिल की थी एक शख्स ने, और उसने कहा था कि हिंदुस्तान में जो सजाए मौत है, जो फांसी के शक्ल में दी जाती है, यानी गले में फंदा कसा जाता है और तख्ते पर खड़ा किया जाता है, फिर लीवर खींचा जाता है, तख्ता खुल जाता है और मरने वाला उस पर कुछ देर लटकता है, करीब आधे घंटे तक उसको लटकते हुए रहना पड़ता है। फिर डॉक्टर नब्ज़ टटोलता है और तब बताता है कि वो ज़िंदा है कि नहीं। तो इस याचिका में ये कहा गया कि एक शख्स जिसको मौत की सज़ा दी गई है, उसका यूँ आधे घंटे तक फंदे से लटकना इनह्यूमन है, असंवैधानिक है। जिस तरीके से भारत में डेमोक्रेसी है, हर चीज़ के लिए संविधान और हर व्यक्ति को उसका राइट और अधिकार दिया गया है, तो मरने का भी एक अधिकार होता है और मरने की भी एक गरिमा होती है। उसने बेशक जो भी जुर्म किया हो, जिसके लिए उसे मौत की सज़ा दी गई हो, लेकिन मौत गरिमापूर्ण तरीके से दी जानी चाहिए। मौत ऐसी ना हो जिससे लगे कि आखिरी वक्त में, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ है नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। मकसद ये था कि जो फांसी देकर मौत की सज़ा दी जाती है, ये थोड़ा गलत है और इसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो मौत के तरीके बदलने के ऊपर कुछ सोचना चाहिए। अब उसमें अलग अलग तमाम सरकार की तरफ से वकील पेश हुए, बहस हुई। अब उसमें यह था कि अलग अलग मिसालें दी गई दुनिया भर की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के करीब 18 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा जहरीली जो सुई है, इंजेक्शन देकर दिया जाता है। कई जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए मौत दी जाती है, कई जगह पर गोलियां मारी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर कहा कि आप इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय दें, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीज़ें की। क्या इसकी स्टडी रिपोर्ट है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें मरने पर जो तकलीफ़ होती है वो कम होती है। फांसी पर लटकने से, इंजेक्शन देने से कम होती है, गोली मारने से कम होती है, इलेक्ट्रिक शॉक देने से कम होती है तकलीफ़। किस में कम होती है? कोई ऐसी स्टडी रिपोर्ट पूरी दुनिया में? वैसे तो रिपोर्ट है ऑथेंटिक, लेकिन अभी गवर्नमेंट को देना है। उसमें यह भी है कि जो लीदल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें जहर बुझी सुई इंजेक्शन दी जाता है, उसमें यह है कि कई बार कई के वेट और उसको देखते हुए वो जहर की मकदार मात्रा जो है वो कम ज़्यादा होता, तो उसमें तकलीफ़ होती है, आदमी बहुत तड़प तड़प कर मरता है। उसी तरह से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक में भी कई बार जो इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर उसको करंट देकर मारा जाता है, उसमें कई के तो सर और वो बाल तक जल जाते हैं। ये कहा गया कि हाँ, जो गोली मारकर मौत की सज़ा दी जाती है उसमें सबसे तकलीफ़ कम होती है, क्योंकि गोली लगते ही आदमी फ़ौरन मर जाता है। और फांसी के बारे में फिर यह है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान तड़पता है, ठीक से फंदा ना कसा हो और आधे घंटे तक झूलना, ये गैर इंसानी है। तो अब 2 मई की तारीख़ है, सरकार को जवाब देना है पूरी स्टडी रिपोर्ट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें डॉक्टर भी हों, कि सबसे आसान मौत कैसा होना चाहिए, कैसे होता है, कौन सी ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे जिसको सज़ाए मौत मिले तो उसको तकलीफ़ कम हो। तो जीने की अपनी सज़ाएँ हैं, जीने में अपनी तकलीफ़ है, ज़िंदगी की अपनी तकलीफ़ें हैं। मरने पर भी कैसी तकलीफ़ हो और कम तकलीफ़ हो, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, 2 मई को अब इसके ऊपर बातचीत होगी आगे और कहा जाएगा कौन सा तरीका है। हालांकि आज एक जगह पे ये भी कहा गया कि अगर सारी स्टडी देखें तो उसमें जो सबसे बेस्ट है वो शायद फांसी है। और जहाँ तक गोली मारकर मौत की सज़ा देने की बात है, तो वो उस ज़माने में थी जब मिलिट्री राज हुआ करता था, फौजियों का शासन हुआ करता था, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी। तो अब ऐसा है नहीं। तो किस तरीके की मौत हिंदुस्तान में दी जाए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। तो देखिए उस पर क्या फ़ैसला होता है। जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई दिनों से पंजाब में एक तूफ़ान सा मचा हुआ है, एक शख्स की वजह से पूरा पंजाब उथल पुथल है। पंजाब पुलिस इधर से उधर भाग रही है, एक शख्स की तलाश है और उस शख्स का नाम है अमृतपाल सिंह। अब ये अमृतपाल सिंह कौन है, क्यों पंजाब और पंजाब की पूरी सरकार और पंजाब पुलिस सुर्खियों में, और क्यों ये खुद अमृतपाल सिंह सुर्खियों में? तो पूरी कहानी, पूरे जो भी इसके बारे में जानकारी उसके ज़रिए आप तक पहुंचाता हूं। आपको याद होगा 2 साल पहले तक दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था। लगातार किसान आंदोलन पर थे।
और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बाकायदा किसानों ने अपना डेरा जमा रखा था। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उनको कवरेज मिल रही थी और उनकी अपनी मांगें थी, बहुत सारी मांगें उनकी जायज़ थी। तो उस आंदोलन में धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। जैसे जब अन्ना हज़ारे ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था तो हर तबके के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग रामलीला मैदान पहुंचते थे। संडे सैटरडे को तो ऐसा लगता था जैसे मेला जैसा कोई समा हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग खुद एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, यूं ही जाया करते थे। तब लगता था कि शायद जब गांधी जी ऐसा कुछ किया करते थे आंदोलन, तो ऐसा ही मंजर रहा होगा जो अन्ना हज़ारे के दौर में हम लोगों ने देखा। तो किसान आंदोलन में भी ऐसे ही था। हर अलग अलग तबके के लोग किसान आंदोलन में पहुंचते थे, वहाँ उनके साथ बैठकर खाना खाते, चाय पीते, उनसे गप्पे मारते। एक अजीब सा माहौल था। तो पूरे देश में अलग अलग लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े। उसी वक्त इस आंदोलन के साथ एक संगठन और जुड़ा था और उसका नाम था, उस संगठन का, वारिस पंजाब दे। अब वारिस पंजाब दे का मतलब यही है कि जो पंजाब की जो वारिस विरासत। एक एक्टर दीप सिद्धू इस संगठन को होल्ड कर रहे थे, इस संगठन को चला रहे थे और वो बाकायदा किसान आंदोलन के सपोर्ट में थे और वो लगातार इसको मतलब प्रमोट भी कर रहे थे अलग अलग माध्यम से। वारिस पंजाब दे जो मूवमेंट था एक्टर दीप सिद्धू का, इसका असल में जो मकसद था वो इस किसान आंदोलन के साथ तो जोड़ा, लेकिन इसका मकसद थोड़ा इंटेंशन अलग था। उनका ये था कि दूसरे मुद्दों पर ये संगठन को बात करनी थी, दूसरे मुद्दे उठाने थे। जैसे पंजाब की नदियों का जो पानी है उस पर पंजाब का हक है। जो चंडीगढ़ है, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की ये कॉमन कैपिटल है, राजधानी है, तो वो सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का उससे कोई लेना देना नहीं। पंजाबी बोलने वालों को इकट्ठा करना है। तो ये सारी चीज़ें वारिस पंजाब दे का मकसद था। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने अपने ऐसे इश्यूज़ को लेकर लड़ते हैं। तो दीप सिद्धू वारिस पंजाब दे के बैनर तले किसानों का समर्थन कर रहे थे और उनके साथ थे। और उसी वक्त बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे, न सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेशों से भी, कनाडा, अमेरिका, हर जगह। तो इस संगठन में जो एक्टर दीप सिद्धू ने क्लब हाउस नाम से एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चैट रूम बनाया था, क्लब हाउस के नाम पर। और उसमें लोग उसकी इस मांगों को लेकर के पंजाब के पानी, चंडीगढ़, पंजाबियत जो है, बोलने की बातें, उस पर लोग अपनी अपनी राय दें। तो इस क्लब हाउस नाम के जो ऑडियो चैट था उसमें तमाम लोग जुड़ते थे। बहुत सारे एनआरआई जो पंजाब के बाहर रहते हैं, कनाडा में ख़ासतौर पर, अमेरिका में, गल्फ़ में, तो ये लोग भी जुड़े। उन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। तब अमृतपाल सिंह दुबई में था और दुबई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी के तौर पर काम किया कर रहा था। दुबई में रहते हुए अमृतपाल सिंह को भी किसान आंदोलन की जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मिलती रही। फिर उसे वारिस पंजाब दे के बारे में पता चला, इस क्लब हाउस चैट के बारे में पता चला कि इसमें ऑडियो चैट में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो वो भी अपनी राय रखने लगा। धीरे धीरे वो पहले सुनता था एक लिसनर के तौर पर, लेकिन फिर उसको मौका दिया गया उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का, तब भी उसने अपनी भी बात भी कही और वो अपनी बात रखने लगा। पंजाब और पंजाब के मसलों की ख़ास तौर पर वो बातें किया करता था और धीरे धीरे लेकिन फिर वो अलग पंजाब की ही बात, जैसे खालिस्तान की बात करने लगा अमृतपाल इस क्लब हाउस चैट में। तो अब जब यहाँ पे लोगों का ये था कि आप पंजाब के मसलों की बात करें, वो सीधे सीधे कि नहीं, पंजाब के मसले नहीं है, पंजाब अलग होना चाहिए, पंजाब का हिंदुस्तान के साथ रहने का मतलब नहीं है, ये अलग देश होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। तो जब ये बातें और उसकी ये सोच और ये राय इस क्लब हाउस ऑडियो चैट पर आने लगी, तो पहली बार एक्टर दीप सिद्धू को भी ये लगा कि ये गलत है और ये एंटी नेशनल चीज़ें हो जाएंगी। तो दीप सिद्धू को जब इसका एहसास हुआ तो फरवरी 2022 आते आते दीप सिद्धू ने अमृतपाल से दूरी बना ली और उसे चैट रूम से ब्लॉक कर दिया। मतलब अब वो अपनी बात इस चैट रूम के ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकता था अमृतपाल सिंह। तो फरवरी, और ये वही एक्टर दीप सिद्धू है, आपको याद होगा जब लाल किले तक किसान आंदोलन का मार्च था तो वहाँ पर तिरंगा को हटाकर और जो सिखों का धार्मिक झंडा है उसको लगाने की कोशिश की गई थी और उस सिलसिले में दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उनको फिर ज़मानत पर छोड़ दिया गया
और दीप सिद्धू की इत्तेफाक से फिर 15 फरवरी 2022 को, मतलब इसको ब्लॉक करने से कुछ दिन के बाद ही हरियाणा में एक रोड एक्सीडेंट पे उनकी मौत हो गई, दीप सिद्धू की, जिन्होंने ये वारिस पंजाब देश शुरू किया संगठन, और जो ये ऑडियो चैट इन्होंने क्लब हाउस के नाम से शुरू किया जिसमें पंजाब के मसले उठाते थे, तो उसके मेन मुखिया, मेन लीडर एक्टर दीप सिद्धू की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब जब रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई तो दीप सिद्धू ही सर्वे सर्वा थे। धीरे धीरे ये जो वारिस पंजाब दे है, ये अब इसको देखने वाला कोई नहीं था। सोशल मीडिया पे भी इसकी हाजिरी कम होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। इसके बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि इस वारिस पंजाब दे के जो सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक पेज है, उसको किसी ने हैक कर लिया है। अब जब हैक कर लिया गया, उसके बाद कुछ दिन बाद खुलासा हुआ कि अब ये वारिस पंजाब दे और ये इसका फेसबुक पेज, सारा कुछ अमृतपाल सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, और दीप सिद्धू की जगह अब वो खुद इस वारिस पंजाब दे का एक तरह से सर्वे सर्वा बन गया अचानक, जिसे कुछ वक्त पहले दीप सिद्धू ने ब्लॉक कर दिया था और हटा दिया था एक तरह से कि इस प्लेटफॉर्म पर उसकी राय नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वो खालिस्तान की बातें किया कर रहा था। तो अब हटा दिया गया। जब हटाया गया और उसके बाद ये कब्जा हो गया, तो पहली बार नाम आया कि भाई अमृतपाल सिंह कौन है जिसने कर लिया और वारिस पंजाब दे दीप सिद्धू की जगह ले लिया। तो फिर उसके बारे में जो शुरुआती जानकारी आई, वो पता चला कि ये कपूरथला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसने एडमिशन लिया था, और ये अमृतसर के बकाला तहसील का रहने वाला है। वहाँ में एक जल्लूपुरा गांव है वहीं का। और लेकिन इसने अपनी पढ़ाई पॉलिटेक्निक की पूरी नहीं की, उससे पहले ही वो दुबई चला गया था, और दुबई में फिर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी का काम करने लगा। अब जो वारिस पंजाब दे, उस पर अमृतपाल सिंह का कब्जा हो गया, और यहीं से अमृतपाल सिंह की कहानी शुरू होती है। जो अब तक दुबई में बैठा हुआ है, वहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर रहा है, और वहीं से पहले कुछ दिन तक खालिस्तान की मांग करता रहा। अब दीप सिद्धू की मौत के बाद वो इस संगठन को, इसके सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर अब उसका राज है, उसका कब्जा है। इसी के बाद अब अमृतपाल भारत लौटता है और वो पंजाब पहुंचता है। 25 सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022 की बात है। दीप सिद्धू के 6 महीने हो चुके थे मौत के। उसके बाद पहली बार इसकी एक तरह से एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, रिलीजियस पॉलिटिक्स में, अमृतपाल सिंह की। जब पहली बार खुद पुलिस और खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हुए थे। दरअसल उसी दिन, क्योंकि इससे पहले ये था कि इसने अमृत चखा नहीं है और ये इसकी दस्तारबंदी भी नहीं हुई है उस तरीके से जिस तरीके की बातें कर रहा है। तब अमृतपाल ने पहली बार सिख के तौर पर अमृत चखा, और इसके ठीक 4 दिन के बाद, यानी 22 सितंबर को अमृत चखा, और 4 दिन के बाद अमृतपाल की दस्तारबंदी के बहाने मोगा ज़िले में बाकायदा एक विशाल समारोह रखा गया, जिसमें पहली बार, अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन ये सितंबर 2022 में पहली बार अमृत चखने के बाद मोगा गांव के एक समारोह में बाकायदा भीड़ की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया कि अमृतपाल भिंडरावाला पार्ट 2 है, या भिंडरावाला 2.0 है, यानी अगले भिंडरावाला यही है। और ये बात जब सरकार, प्रशासन, पुलिस तक पहुंची, तब उनकी पहली बार उनके कान खड़े हुए। इतना ही नहीं, इस ऐलान के दौरान बाकायदा जो अमृतपाल की पूरी वेशभूषा थी, जो कपड़े थे, वो भिंडरावाले जैसे थे, एकदम हूबहू। मतलब जैसे कभी जनरल सिंह भिंडरावाला जिन कपड़ों में नजर आता, लंबा कुर्ता, छोटी सी पतलून, गोल नीली पगड़ी और हाथ में किरपान। लेकिन उस वक्त तक जब वो भाषण हुआ, तो वो भाषण में ऐसी कोई बात नहीं की अमृतपाल सिंह ने इस समारोह में कि जिसमें वायलेंस, हिंसा या फिर अलग खालिस्तान की बात हो। तो बड़ा नॉर्मल था, उसमें कोई कानून तोड़ा नहीं, पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन फिर इसके बाद उसने वहीं ऐलान किया कि अब पूरे पंजाब में अमृत प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब अमृत प्रचार अभियान क्या है? तो इसके तहत उसका मकसद ये था कि जो सिख अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं,
उन्हें वापस सिख धर्म में लाना है, उन्हें वापस जोड़ना है, और इसके लिए अमृत प्रचार अभियान चलाएंगे। हालांकि उस वक्त जब इसने ये कहा तब किसी ने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ये था कि आपकी एक आस्था है, बहुत सारे सिख लोग धर्म छोड़कर गए, दूसरे धर्मों में गए, हर धर्म में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे भी अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये शांति पूर्ण तरीके से सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके इस पहल की जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था पंजाब में है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC, उन्होंने इसकी उस वक्त आलोचना की थी और निंदा की थी, और अकाल तख्त ने भी इसकी आलोचना की थी। और यही वो दिन था जब इसको लेकर कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो जब ये चीज़ें आई कि ऐसा गड़बड़ कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो पुलिस, सरकार, प्रशासन सब खामोश बैठी थी। सेम ऐसे ही किस्सा हुआ था उस वक्त जब जनरल भिंडरावाला, चूँकि आपको मैंने इसमें पूरी एक कहानी भी सुनाई है, कैसे पहले इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद फिर आगे की कहानी आप सबको पता ही है। अब इस अमृत प्रचार अभियान के बाद धीरे धीरे जब उसे लगा कि लोग जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह के साथ, उसका हौसला बढ़ता गया, और फिर यहीं से अब उसके पास एक पूरा लश्कर हो गया, लोग जुड़ते गए, महंगी महंगी गाड़ियाँ काफ़िले में आती गईं, और सब कुछ चलता रहा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा था। फिर एक रोज़ हुआ ये कि इसने जालंधर के एक गुरुद्वारे में धावा बोल दिया अपने लोगों के साथ, और वहाँ रखे हुए बहुत सारे जो फर्नीचर थे ख़ासतौर पर उनको निशाना बनाया और तोड़ दिया। अब ये जो फर्नीचर था, बाद में पता चला कि जो बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं उस गुरुद्वारे में, श्रद्धालु, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे ऐसे हर परिवार में होता है कि किसी से चला नहीं जाता, किसी से झुका नहीं जाता, किसी से ठीक से बैठा नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के लिए हर जगह पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पब्लिक प्लेसेस हों, वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए ख़ास कुर्सियाँ, ख़ास ये सारी चीज़ें रखी होती हैं ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। तो ऐसे ही श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट ना हो, वहाँ पे कुछ फर्नीचर रखे गए थे जिन्हें अमृतपाल के लोगों ने तोड़ दिया। और उसके पीछे तर्क ये दिया कि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के ख़िलाफ़ है कि गुरुद्वारे में इस तरह के कुछ ख़ास लोगों के लिए फ़र्नीचर रखा जाए। तो वो तमाम फर्नीचर को तोड़ दिया गया क्योंकि उनके ये धर्म के ख़िलाफ़ लगा था। तो जब ये कुछ हुआ तो फिर उसी की मौजूदगी में वहाँ इसके फिर और जो गुर्गे थे, बाकी लोग थे, वो अब धीरे धीरे खालिस्तान की बात करने लगे। उनका हौसला बढ़ता गया, लगता कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो वो सीधे सीधे एक तरह से सरकार और पुलिस को चुनौती देने लगे और कहा कि अब तो बस खालिस्तान ही हमारी मांग है। लेकिन अब भी फिर भी सब कुछ ठीक था, मांग थी, ये सारी चीज़ें थी, सरकार देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 23 फरवरी 2023 की एक तारीख आती है इसी साल, जब पहली बार पुलिस, सरकार, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, उसको भी लगा कि अगर अभी से कुछ नहीं किया गया तो आगे चलकर हालात बेकाबू हो सकते हैं। अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 23 फरवरी 2023 को अजनाला के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी, बहुत वायरल भी हुई थी। हुआ ये था कि इसका एक साथी था अमृतपाल का, जिसका नाम है लवप्रीत तूफान। इसको पुलिस ने पकड़ रखा था और उसकी वजह थी कि पंजाब के एक शख्स ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी कि लवप्रीत तूफान और उसके लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की है और उसके साथ मारपीट की। तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे पकड़ लिया और अमृतपाल का वो खास था, अमृतपाल अपने तमाम साथियों के साथ अजनाला के उस पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देता है। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं, बेचारे पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। और फिर पुलिस झुकती है, पंजाब पुलिस, और कहती है कि नहीं, हम लवप्रीत तूफान के ख़िलाफ़ अदालत में कहेंगे कि इनका कोई इस किडनैपिंग विडनैपिंग से लेना देना नहीं है। और वाकई ऐसा होता है और फिर लवप्रीत तूफान को छोड़ दिया जाता है। यहाँ से अमृतपाल को एक नया बल मिलता है। उसे लगता है कि वो अपने लोगों के भरोसे पे अब कुछ भी कर सकता है। तो पुलिस पर हमला किया, थाने पर हमला किया और फिर वहाँ से अपने लोगों को छुड़ा कर वो ले गया। पहली बार इसके बाद फिर सरकार, आपके अकाल तख्त, SGPC, इन सब ने इस हरकत की निंदा भी की थी और तब पहली बार सरकार को लगा था कि इसका कुछ करना चाहिए।
अब इसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही और वो धीरे धीरे अपने लोगों को जोड़ता रहा और अब खालिस्तान की मांगें तेज़ होने लगी। तो एक जो आंदोलन किसी और चीज़ से शुरू हुआ था, वारिस पंजाब दे, जिसको एक्टर दीप सिद्धू ने किसी और मकसद से शुरू किया था, अब वो अपने हाथ में लेने के बाद अमृतपाल अब उसको कहीं और, उसका रुख था और वो उसको कहीं और ले जा रहा था। इसी दौरान हुआ ये कि जो अभी पंजाब गर्म है वो क्यों है, उसकी वजह यह है कि इसी सैटरडे को कमिंग पंजाब में 2 जगहों पर अमृतपाल ने एक प्रोग्राम रखा था जिसका ऐलान उसने काफ़ी पहले कर दिया था। सैटरडे को एक उसका था खालसा वहीर यात्रा, उसकी तैयारी कर रहा था और इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाले जो सिंगर, उनकी मतलब उनके जो पिता हैं वो अपने बेटे की बरसी मनाने के लिए एक कार्यक्रम रख रहे थे और वो वही दिन था और वो ऐलान कर चुके हैं। तो अब सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे चाहने वाले हैं, अब उनके पिता ने रखा है बरसी का एक कार्यक्रम, इधर इसने भी, अमृतपाल ने भी एक कार्यक्रम रखा है। पंजाब पुलिस की खुफिया सूत्रों को ये जानकारी मिली कि अगर अमृतपाल सिद्धू मूसेवाला की उस बरसी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गया तो फिर वहाँ वो पूरा मामला जो है वो खालिस्तान के सपोर्ट में एक तरह से अलग रंग ले लेगा। और इधर जब इन सारी चीज़ों पे नज़र रखी जा रही थी तो पता चला कि ख़ासतौर पर विदेशों से कई देश, जैसे इसमें कनाडा भी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा था अमृतपाल को और बहुत सारे लोग खालिस्तान के सपोर्ट में आ रहे थे अमृतपाल को लेकर। तो पहली बार इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी कि अगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी और इस खालसा वहीर यात्रा ये दोनों हुई और वो अमृतपाल पहुंचा तो फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। इसी के बाद भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन सारी जानकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट से साझा किया। होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अमृतपाल की इस नई चीज़ें और आगे जो होने वाली उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। और फिर ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन में हालात बाहर निकल सकते हैं। और अजनाला में ये पुलिस देख चुकी थी जब पुलिस स्टेशन पे धावा हुआ और बाकायदा उन लोगों को छोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि पुराने दौर की याद दिला रही थी कि कहीं खालिस्तान के नाम पर पंजाब में फिर से हिंसा न शुरू हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। लेकिन इस इशू पे, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, दोनों एक पाले में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का एक साथ मिलकर काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स देने का वादा किया और इसी के बाद कहा कि आप अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर इसी कार्रवाई के तहत जो उसकी रैली और जो 2 कार्यक्रम थे वो दोपहर 1 बजे निकलना था अमृतपाल का काफिला, और ये महतपुर पहुंचा। तभी पुलिस की टीम वहां पहुंची और अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी। अमृतपाल को उसके सपोर्टर वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, उसके बागी गुर्गे पकड़े जाते हैं और अमृतपाल वहाँ से भाग जाता है। पुलिस अमृतपाल के पूरे गांव की घेरेबंदी कर लेती है, लेकिन उस गांव में वो नहीं था और अमृतपाल उस गांव से भी निकल चुका था। वो दिन है और आज का दिन है। अमृतपाल कहाँ है? एक मोटरसाइकिल पर उसकी एक तस्वीर है कि वो भेस बदल कर छुपता हुआ भाग रहा है, लेकिन इस वक्त कहाँ छुपा है नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पंजाब पुलिस की ही कस्टडी में है, और बल्कि आज हाई कोर्ट में एक मामला गया उनके फादर और बाकी की तरफ से कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ रखा, वो कहीं भागा नहीं है और उन्हें डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न कर दें। लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दी गई, एक हल्फनामा दिया गया और कहा गया है कि अमृतपाल हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं है, पंजाब पुलिस की हिरासत में कहीं नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे गिरफ्तार कर जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करें। तो अब पूरी पंजाब पुलिस की टीम अमृतपाल के पीछे लगी हुई है। उत्तराखंड से लेकर बाकी स्टेट में भी होने की बात की जा रही है और इंटेलिजेंस अलग लगी हुई है। दूसरा, इधर एनआईए ने भी अपनी जांच की और एक शक ये भी है कि अमृतपाल को, जो एक रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग कर रही है ताकि वो गड़बड़ी फैला सके देश के अंदर। अब हालांकि इस रिपोर्ट में भी कितनी सच्चाई है, आगे इसमें क्या कुछ होता है नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की कहानी यही है कि अमृतपाल, जिसे भिंडरावाला 2 बहुत सारे लोग पंजाब के बनाने की कोशिश में हैं, हालांकि वो मुट्ठी भर तादाद होगी, लेकिन पंजाब की पुलिस पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। और पिछले 3 दिनों से
अमृतपाल की तलाश में पूरी पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, लेकिन अभी तक अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला है। तो इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुनीता दिवाकर जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। और ये शुभम की मम्मी है। साथ ही डॉक्टर धीरज सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर धीरज साहब। और ये मुजफ्फरनगर MBBS, बल्कि वहीं से इन्होंने वो MBBS किया है। धीरज कासवान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धीरज। और ये माधव भाई के बेटे हैं। अक्षय शिंदे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय। और ये चंद्रशेखर ने भेजा है। इसके अलावा राशिका चौधरी, बल्कि ऋषिका चौधरी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषिका। और ये सोनू चौधरी जी की बिटिया है, और भेजा है सतीश चौधरी ने। साथ ही संजना और संजय, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। राहुल, आपने जो मुझे लिखा है, मेरा मानना है कि जो आपने कहा है कि मैं आपकी उस उपाय से सहमत हूँ कि आप घर वालों को प्रूफ दे दीजिए, तो उससे यह रहेगा कि उनकी जानकारी में ये सब कुछ रहेगा, फिर हो सकता है शायद बात बन जाए। श्रीचंद गोडारा, इन्होंने लिखा है, कल की कहानी थी और बड़ी अच्छी इन्होंने एक लाइन लिखी है। ये बिश्नोई बिरादरी की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जानवरों को भी पूजने की बात कही गई है। हिरन को हम पूजते हैं, हिरन एक जानवर है। तो हमारी बिरादरी में अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसको माफ़ी दे देना चाहिए, पर ये मतलब नहीं है कि अगर वो माफ़ी ना मांगे तो आप उसकी जान ले लें। क्योंकि जिस बिरादरी में, जिस जाति में जानवरों की पूजा की जाती है, वो बिरादरी किसी इंसान को मारने की बातों का समर्थन कैसे कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही श्रीचंद जी, थैंक यू सो मच। काश लॉरेंस जैसे लोगों को भी बात समझ में आए। मोहित पांडे, बेअंत सिंह की कहानी की बात की है कि सुनाइए, मैं सुना चुका हूँ मोहित भाई। साथ में अमित जोशी हैं। और अंजलि और श्रद्धा केस का अपडेट, दोनों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, दोनों अभी कोर्ट में है, अभी डेट पे डेट लगनी है, तो अभी लंबा इंतज़ार होगा। इंतज़ार कीजिए, जो अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको दूंगा। साथ ही जय शंकर, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।